नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में, जिसमें हम चर्चा करेंगे लिमिटेशंस ऑफ करंट केयर मॉडल्स फॉर होमलेस पर्संस विद मेंटल इलनेस। तो नाम सुन के आपको काफी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ कि एग्जैक्टली हम क्या चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो HPMI है, दैट इज द होमलेस पर्सन विद मेंटल इलनेस, ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जो बेघर है, दैट इज द होमलेस पर्सन। तो होमलेस पर्सन विद मेंटल इलनेस, ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जो रोड पे भटक रहे हैं, जो एक छत की तलाश में है, ऐसे लोग विद मेंटल इलनेस। तो ऐसे लोग जो बेघर है प्लस दे आर सफरिंग द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल इलनेस, वो मेंटल भी है। तो मेंटल लोग जो कि आज के टाइम पे रोड पे भीख मांग रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, सो दे दे आर दी HPMI। एंड हम अगर उनकी सेवा मॉडल की बात करें, केयर मॉडल की बात करें, तो जो ट्रेडिशनल केयर मॉडल है उन लोगों की सेवा का, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी नो दैट लाइक इन द शिव योग वी नो दैट नर की सेवा नारायण की सेवा है। बिकॉज सबके अंदर वो परम तत्व, वो शिव तत्व मौजूद है। एवरी इंडिविजुअल इज इक्विवेलेंट टू गॉड, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज दैट शिव तत्व इनसाइड हिम। इसलिए वी ट्रीट ऑल ह्यूमन बींग्स एज गॉड। वी ट्रीट ऑल ह्यूमन बींग्स एज गॉड। हम हर किसी को गॉड जैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम हर किसी को शिव का एक अंश मानते हैं। अब भले ही वो कितना बुरा है, कितना अच्छा है, वो तो उसके संस्कार हैं। आज एक खतरनाक टेररिस्ट, वो भी तो एक, उसके अंदर भी शिव तत्व है। ही इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू गॉड, वो भी एक शिव का अंश है, वो भी शिव का अंश है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके संस्कार, उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग इतनी बुरी तरीके से हो गई, वो इतने ज्यादा अज्ञानता का मार्ग उसने पकड़ लिया कि वो घोर अधर्म के मार्ग में चल पड़ा। क्योंकि आज ये जितने भी लोग लाइक टेररिस्ट हैं, जो लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो लोग घोर पाप कर रहे हैं। या इसके अलावा और भी जैसे लोग जो क्राइम कर रहे हैं, दे ऑल, वो लोग अपने पाथ से भटक गए, लाइक उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग, हम जब स्टोरीज पढ़ते हैं या हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो वहां पे जब हम कहानी सुनते हैं, तो हम देखते हैं ना कि वहां पे हर एक कहानी में असुर का जिक्र जरूर होता है। लाइक पहले जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, हवन आदि करते थे वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल में हवन का बड़ा सिग्निफिकेंस था। वैदिक रिचुअल्स में हवन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड जब ऋषि मुनि हवन करते थे, तो जो असुरगण थे वो उनके हवन में बाधा डालते थे, वो गंदगी ऊपर से बरसाते थे, मतलब अनेकों प्रकार की वो बाधाएं डालते थे। आज के समय भी बहुत सारे असुर मौजूद हैं। अब तो बल्कि असुर की मात्रा ज्यादा हो गई, बिकॉज अब तो कलयुग है। वो तो सतयुग था। सतयुग में जब यार जो वैदिक पीरियड था, उस समय तो कितना अच्छा एक विजडम था सिविलाइजेशंस में, सोसाइटी में लोगों को ज्ञान था, लोगों को सही गलत की पहचान थी। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जो हम कलयुग में रह रहे हैं, वहां पे हमको अज्ञानता से भरे हुए लोग दिखेंगे, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एंड हमको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं हिंदुइज्म के खिलाफ। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। काफी सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हिंदुओं के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, वो उनकी भक्ति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, है ना, कॉन्स्पायर विद द पीस एंड हार्मोनी ऑफ अवर कम्युनिटी। सो दे आर द असुर्स। एंड वी नो दैट जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई हमारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसका खुद का बुरा हो रहा है। बट वी शुड बी वेरी स्मार्ट इनफ। हम भगवान के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जो नेचर, जो हमारे ये प्रकृति है, इट इज अ प्ले ग्राउंड। इस प्ले ग्राउंड में फ्री विल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्री विल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सिग्निफिकेंस फ्री विल को दिया गया है कि भगवान भी
इंटरफेयर नहीं करते किसी के कार्मिक एक्शंस में। आज कोई टेरर अटैक करने की सोच रहा है, जैसे कश्मीर में तो रोज कितने सारे अटैक्स हो रहे हैं, भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करता है। ही बिकॉज इट्स फ्री विल, एवरीबडी इज फ्री। आपको जो करना है आप करो, आप अच्छे से अच्छा काम, आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। लाइक जिसे कहते हैं ना श्रेष्ठ कर्मा, बहुत अच्छा एकदम डिवाइन काम आप कर सकते हो। आप घोर पाप कर सकते हो, जो आप करोगे उसका आपको फल मिलेगा। अगर आप घोर पाप करोगे तो घोर दंड आपको मिलेगा, और उस दंड का पनिशमेंट इतना क्रूएल होगा कि आपकी वाट लग जाएगी। और वही अगर आप एक श्रेष्ठ कर्म करोगे तो आपको इतना अच्छा फल मिलेगा कि आपको आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों कि हमको दंड भोगना पड़े, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में कोई भी दुख नहीं पाना चाहता है। आज ये जितने भी टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी जन्नत की लालच में ये सब काम कर रहे हैं। उनको गलत गलत पट्टी पढ़ाई गई है, जैसे जो जिहाद हो गया या आईएसआईएस हो गया, सीरिया, ये जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं जो कि टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इनको गलत पट्टी पढ़ाई गई है। इनको जन्नत का ख्वाब दिखाया गया कि आप अगर ऐसी हरकतें करोगे, आप अगर लोगों की हत्या करोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। ऐसी गलत गलत पट्टी इनको पढ़ाई गई है, एंड वो भी एक सुख की कामना से ऐसी ऐसा घोर पाप वो कर रहे हैं। एवरीबडी इज सीकिंग हैप्पीनेस, एवरीबडी इज सीकिंग गुड फॉर हिम और हर सेल्फ। हर कोई अपने लिए अच्छा कामना कर रहा है, हर कोई चाह रहा है कि उसका भला हो, उसका अच्छा हो। तो हमारे हाथ में श्रेष्ठ कर्म करना है, तो वी शुड डू द श्रेष्ठ कर्मा, एंड दैट इज व्हाट दिस लेक्चर इज अबाउट। लोगों की सेवा करना श्रेष्ठ कर्मा है। और यहाँ पे तो हम ऐसे लोगों की सेवा करने की बात कर रहे हैं जिनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है और जो मेंटल है। सो होमलेस पर्सन विद मेंटल इलनेस, कितने ये टेरेबल सिचुएशंस में ये लोग हैं, हम उनकी सेवा करने की बात कर रहे हैं। एंड ये कितना एक श्रेष्ठ कर्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन लोगों की मदद करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेन सो गुड कर्मा। सो गुड कर्मा, मतलब आप एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ कर्मा करोगे तो उसका फल आप ही खाओगे, आप मीठा मीठा फल खाओगे, उसका आनंद आपको ही मिलेगा। तो लेट अस लुक एट द लेक्चर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। HPMI, होमलेस पर्सन विद मेंटल इलनेस। तो बेसिकली दो मेन आयाम है, एक तो है होमलेसनेस और एक है मेंटल इलनेस। तो ऐसे लोग जो ये दोनों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम HPMI कहते हैं, होमलेस पर्सन विद मेंटल इलनेस। और ये लोग आज के टाइम पे सबसे ज्यादा टेरिबल कंडीशन में हैं। जिसे कहते हैं ना कि घोर नरक अगर कोई भोग रहा है तो वो ये लोग हैं, क्योंकि नरक कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग भी यहीं पे है, नरक भी यहीं पे है। इट इज जस्ट द एक्सपीरियंस। जैसे कहते हैं ना स्वर्ग का सुख कोई भोग रहा है तो इट्स हीज एक्सपीरियंस ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ, ही इज एक्सपीरियंसिंग ऑल द प्लेजर्स इन लाइफ। और वही अगर कोई घोर नरक अगर भोग रहा है तो ही इज एक्सपीरियंसिंग टेरेबल पेन, ट्रेमेंडस पेन वो एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड ये जो HPMI वाले लोग हैं, ये आज के टाइम पे टेरेबल हेल, नरक ये भोग रहे हैं। एंड दिस इज अ साइंस, लाइक शिवयोग ये कहता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम 100% रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि मेरा कोई बुरा कर ही नहीं सकता है, मैं खुद अपना स्वयं का बुरा करता हूँ। जो भी मेरे साथ हो रहा है आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हो सकता है कि मेरे से पहले कुछ गलतियां हुई होगी, पिछले जन्मों में मेरे से कुछ गलतियां हुई होगी, उसी का मैं दंड भोग रहा हूं। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो दैट इज द कॉन्सिक्वेंस और दैट इज द पनिशमेंट ऑफ माई रॉन्ग डूइंग्स। एंड यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर हम अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे प्यूरिफाई कर लेते हैं तो कोई हमारी को हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। अगर हम एकदम शुद्धिकरण अपना कर लेते हैं then nobody can harm us, and it's so powerful science. So homeless persons with mental illness एकदम टेरिबल कंडीशंस को फॉलो लाइक दे आर फेसिंग। एंड इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आयाम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लाइक लाइक 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिससे कि इस प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंस हम और अच्छे से
फील कर पाएंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। लाइक कुछ डायमेंशंस हम कवर करते हैं। तो पहला जो डायमेंशन है दैट इज द रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन। अब रशिया यूक्रेन वॉर का यहाँ पे क्या संदर्भ है वो हम थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन रशिया यूक्रेन वॉर एंड द एचपीएमआई। ये आपके सामने की बात है। लाइक मैं कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बोलूंगा। लाइक जो घटना घटी है वो हमारे सामने ही घटी है। रशिया ने पूरे दुनिया के सामने दिन दहाड़े यूक्रेन पे अटैक किया और अटैक बहुत बुरी तरीके से अटैक किया। मतलब इतनी अच्छी अच्छी सिटीज को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। आज आप अगर यूक्रेन की मेन मेन सिटीज में जाओगे तो आप देखोगे पूरी तरीके से वो नष्ट हो चुकी है। तो वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंस था? वॉर का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस यही था कि मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल बिकेम होमलेस। क्योंकि जब वॉर हुआ, अटैक्स हुए, तो कितने सारे घर, लाखों घर तबाह हो गए। क्योंकि पूरी सिविलाइजेशन वहां की तबाह हो गई ना। अगर सिटी पे अटैक हो गया तो वो सिटी थम गई कि सिटी पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो गई। लोगों के घर उजड़ गए। अब वो सारे के सारे लोग बेघर हो गए। सो मिलियंस ऑफ लाइक दसियों लाख लोग, एंड नॉट ओनली इन यूक्रेन बट इन रशिया ऑल्सो। क्योंकि जो ये वॉर हुआ ये बॉर्डर में हुआ ना, रशिया यूक्रेन का बॉर्डर। तो यूक्रेन ने भी रिटेलिएट किया क्योंकि अभी भी वॉर चल रहा है। अभी भी जैसे अभी रिसेंटली खबर आई कि यूक्रेन ने रशिया के बॉर्डर को रेड कर दिया 1000 से ज्यादा ट्रूप्स के साथ। और जब यूक्रेन रशिया के बॉर्डर को रेड कर रहा है तो जो बॉर्डर में जो सिटीज है, जो वहां पे विलेजेस हैं, वो पूरे की पूरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। तो कितने गांव तबाह हो गए, कितने शहर तबाह हो गए। और जब वो गांव शहर तबाह हो रहे हैं तो अल्टीमेटली लोग बेघर हो रहे हैं। एंड ये जो मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल है, ये जो होमलेस हो रहे हैं, इसमें से ज्यादातर लोग को झटका लग रहा है, दे आर गेटिंग ट्रॉमा एंड वो मेंटल हो जा रहे हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। उसमें कितने मासूम बच्चे भी मौजूद हैं उनको, क्योंकि एक बार अगर कोई बेघर हो गया तो वो तो भटक रहा है ना। वो तो ही इज इक्विवेलेंट टू लाइक एनिमल। लाइक नाउ ही हैज टू सर्वाइव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब वो उसको अपना खाना करने के लिए हंट करना पड़ेगा। ऐसा हाल हो गया है मिलियंस ऑफ पीपल। तो यहाँ से हमने देखा ना कि एचपीएमआई वाली प्रॉब्लम कितनी सिग्निफिकेंट हो गई क्योंकि कितने बड़े नंबर्स में लोग बेघर हो रहे हैं एंड उसमें से कुछ लोग मेंटल भी हो रहे हैं। तो एचपीएमआई की प्रॉब्लम कितनी सीरियस है आप इस बात को समझो। सेकेंड आयाम, इजराइल गाजा वॉर। अभी जो इजराइल गाजा का वॉर है ये भी पिछले 10-11 महीने से चल रहा है और ये भी बहुत सीरियस है। आप देखो ना द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज, कितने लाखों। क्योंकि जब इजराइल ने गाजा पे अटैक किया तो 10 लाख लोग अपना घर छोड़ के चले गए वहां से। उन्होंने अपना जमा जमाया पूरा गृहस्थी सब उनकी तबाह हो गई, उजड़ गए वो लोग। 10 लाख लोगों को अब उजड़ गया, पता ही नहीं उनका क्या हो गया, वो कहाँ पे तो है, कहाँ पे कैसे तो वो जीवन अपना काटेंगे, क्या करेंगे, उनकी गृहस्थी उजड़ गई। तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर। तो इसका भी कॉन्सिक्वेंस यही है, मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल बिकेम होमलेस। तो ये कुछ बहुत सीरियस एस्पेक्ट्स हैं जिसने कि एचपीएमआई की जो प्रॉब्लम है उसको फर्दर एम्पलीफाई कर दी। एंड तीसरा आयाम, ये तो इंडिया से रिलेटेड आयाम है, द थर्ड डायमेंशन दैट इज द एक्सट्रीमली हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। ये एक बहुत सीरियस इशू है एंड आई डोंट नो व्हाई। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा है। लाइक डेफिनेटली कुछ इस पे चर्चा होती है बट जिस लेवल की चर्चा होनी चाहिए उस लेवल की चर्चा नहीं हो रही। पहले प्रॉब्लम समझते हैं फिर आपको भी थोड़ा अंदाजा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना हर एक भारतवासी फेस कर रहा है। मैं भी फेस कर रहा हूँ, आप भी फेस कर रहे हैं, एवरीबडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हम लोग तो चलो फिर भी विद गॉड्स ग्रेस इस शॉक को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सामर्थ्य है, भगवान की कृपा है कि वी आर एबल टू लाइक बियर दिस शॉक। बट आप इमेजिन करो कि जो लोअर एंड बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग हैं या जो लोअर मिडिल कास्ट के जो लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास जिनकी अर्निंग उतनी अच्छी नहीं है, उनकी तो बहुत बुरी तरीके से वाट लगी पड़ी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो देखो प्रॉब्लम है पिछले 2-3 सालों से, लाइक आफ्टर द कोविड-19, जब से हमारी गवर्नमेंट ने, लाइक मोदी गवर्नमेंट ने रशिया से तेल लेना शुरू किया है, उसके बाद से हमारा जो फ्यूल प्राइसेस है
उसके प्राइसेस 100 रुपए पार कर गए। सो रिकॉर्ड हाई फ्यूल प्राइसेस। और जब मैं फ्यूल प्राइसेस की बात करूंगा, मैं पेट्रोल एंड डीजल की बात करूंगा। हमको एलपीजी को भी लेना चाहिए। नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी भी हो गया, जिसमें लाखों लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल खाना बनाते हैं एलपीजी में। अभी हम वो सब कंसिडर नहीं करेंगे। अभी सिर्फ मैं डीजल लेके चलूंगा। डीजल कि डीजल का क्या, द प्राइस ऑफ द डीजल, उसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन इकोनॉमी में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कैसे प्राइस ऑफ द डीजल कैन इन्फ्लुएंस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच वी कंज्यूम। वेरी इजी रिलेशन है, बिल्कुल आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो कि अगर मैं फ्यूल प्राइस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूल प्राइस, एंड फ्यूल प्राइस भी नहीं, मैं डीजल प्राइस की बात करूं। डीजल प्राइस देखो, जब भी डीजल प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका बढ़ता है, ये आपका बढ़ता है। तो जब भी डीजल प्राइस बढ़ता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है। एंड ऑल्सो उसकी वजह से अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा तो एमआरपी बढ़ेगी, ये पक्की बात है। क्योंकि भाई ये जो पूरा सप्लाई चेन है, कोई भी अपने पॉकेट से पैसा देगा नहीं। एवरीबडी इज देयर टू अर्न प्रॉफिट। अब अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रहा है तो सामने वाले को एमआरपी बढ़ाना ही पड़ेगा, सो दैट ही कैन अर्न प्रॉफिट्स। एमआरपी बढ़ेगा एंड ये हो भी रहा है। अभी आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, मैं फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, हम अभी लग्जूरियस आइटम की बात ही नहीं करेंगे, हम तो अभी बेसिक नीड्स की बात करेंगे। कंसिडरिंग जो हमारे 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है जो अभी इतना अच्छा अर्निंग नहीं कर रही है, लाइक जो लोअर मिडिल क्लास, बिलो लोअर मिडिल क्लास जैसे है ना, उस क्लास को जो बिलोंग कर रही है, उनके लिए क्या जरूरत है, उनकी मेन जरूरत है राशन पानी। लाइक जो भी उनका ग्रॉसरी है, बस उनकी वही मेन नीड है कि भाई दूध ब्रेड, अपना गेहूं चावल अनाज दाल वगैरह सब्जी हो गया, ये सब उनकी नीड है। वो हमारी भी नीड है। अब अनफॉर्चुनेटली हर चीज महंगी हो गई। जो पैकेट वाला दूध, जैसे अगर अमूल की बात करें, जो पहले लाइक 22 रुपए का आधा लीटर आता था, अब वो 32 रुपए 33 रुपए आधा लीटर हो गया। घी देख लो, आप रिफाइंड ऑयल देख लो, अब दाल देख लो, दाल इतनी महंगी हो गई। आटा भी, मतलब हर चीज महंगी हो गई, हर चीज बहुत ज्यादा महंगी हो गई, बहुत ज्यादा महंगी हो गई। उसका ये डीजल प्राइस एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि हम क्यों इतना ओपनली ब्लेम करते हैं सरकार को, क्योंकि हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, इसलिए तो हम ब्लेम कर रहे हैं। आज तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कभी 2-3 साल लगातार, लाइक अगर मैं फ्यूल प्राइसेस की बात करूं, इट इज टचिंग 100 रुपीज। कभी भी हमने 100 रुपए का पेट्रोल नहीं भारत में प्राइस गया। आप चाहे कितनी भी पिछले सरकारें देख लो, पिछले 20-30 साल का अगर आप डेटा भी उठा के देखोगे, ये जो 100 रुपीज फ्यूल प्राइसेस हैं, दिस इज अ जोक। लाइक दिस इज अ क्राइम, दिस इज अ क्राइम, दिस इज अ क्राइम एंड दिस इज लाइक एक्सप्लॉइटेशन। खुलेआम एक्सप्लॉइट करने की बात है। इतना इतना हाई फ्यूल प्राइसेस, ये बहुत बुरी बात है। लाइक इट इज एक्सप्लॉइटिंग द सिटीजन्स। क्योंकि सरकार क्या है, सरकार लोगों के लिए काम करती है ना। लोग ही सरकार को चुनते हैं, लोगों से सरकार पैसा लेती है, और लोगों का जन कल्याण के लिए सरकार काम करती है। अब जन कल्याण के लिए आप काम करते हो और आप फ्यूल प्राइसेस को अंधाधुंध ऐसे बढ़ा देते हो। 2 महीने बढ़ाया, 4 महीने बढ़ाया, 6 महीने बढ़ाया, अब 3-3 साल तक ऐसे प्राइस रखते हो, और आप इकोनॉमी का बैकबोन को तोड़ देते हो। आप में से काफी सारे लोग हो सकता है कि मेरे को काउंटर करें कि भाई आप कैसे सरकार पे आरोप लगा सकते हो, सरकार इतनी अच्छी है, मोदी जी 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, सरकार है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आप कैसे ऐसा क्या कहते हैं, हाउ यू कैन ब्लेम द गवर्नमेंट। तो आई कैन ब्लेम इट विद साइंस। मैं इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी इतने लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्यों देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम पे भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो रिकॉर्ड तोड़ है। उसको उसका सबसे अच्छा प्रूफ यही है, लाइक सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि एक एक जॉब ओपनिंग जब निकलती है, उसमें 10-10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। जब एक सरकारी नौकरी की ओपनिंग निकलती है, 40 लाख लोग
नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। ये फैक्ट है, मैं कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कह रहा हूँ। आप इसको बिल्कुल, आप थोड़ा रिसर्च करोगे आपको ये सारे फैक्ट्स मिलेंगे। एंड ये सबसे बड़ा प्रूफ है। आज अगर एक प्यून की जॉब निकलती है, क्लर्क प्यून, जो कि टाइप सी जॉब है, इंजीनियर्स और जो एमबीए जिन्होंने किया है वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं, एमबीए तो मैनेजर बनता है और एमबीए प्यून की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। बिकॉज जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे सरकार कहती है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो? क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग देन नंबर ऑफ ओपनिंग्स विल इंक्रीज, देन द कंपनी विल एक्सपैंड। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब रोजगार मिलना शुरू होगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। एंड मैं उसको प्रूव करता हूं कि वो क्यों नहीं हो रहा है, द साइंस बिहाइंड दैट। तो देखो बेसिकली आइडिया बड़ा सिंपल सा है। डिमांड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमी में। डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिमांड। तो देखो बेसिकली आइडिया ये है कि जब डिमांड बढ़ता है, जब भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और जब डिमांड घटती है तो सप्लाई भी घटती है। क्योंकि भाई प्रोडक्शन उतना ही होगा ना जितनी डिमांड होगी। एक्सेस प्रोडक्शन तो कितने साल तक कर लेंगे? एक महीना 2 महीना बाद में तो भाई डिमांड फुलफिल करने जितना ही प्रोडक्शन करेंगे। कोई भी लॉस बुक करना चाहता नहीं है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन तो बिल्कुल आप एग्री करोगे, इसमें तो बिल्कुल कोई मेरे को काउंटर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो मेरे रोज का बिल है भाई। मैं भी वही रोटी खाता हूँ जो आप खाते हो भाई। हम लोग वही खाना खा रहे हैं जो सब खा रहे हैं, वही दाल खाते हैं, वही सब्जी खाते हैं, लाइक ऑल द बेसिक ग्रोसरी जो हर कोई कंज्यूम कर रहा है, उसके प्राइस बहुत ज्यादा बड़े हैं। नो डाउट इन दैट, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बड़ा है। प्रॉब्लम क्या है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाती है। क्योंकि डिमांड इसीलिए कम हो जाती है ना, लोगों के पास स्पेयर खर्चा करने के लिए पैसे ही नहीं है। आज अगर कोई 30,000 रुपये महीने का कमा रहा है, अगर कोई 30,000 रुपये महीने का कमा रहा है, तो उसका बजट इतना टाइट हो गया। पहले हो सकता है कि वो 30,000 में 5,000 बचा लेता था। आज उसके 5,000 वो बच नहीं रहे, उसके वो 5,000 नहीं बच रहे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई कि उसके बल्कि 30,000 से ज्यादा ही उसका खर्चा लग रहा है। तो उसका पॉकेट इतना टाइट हो गया कि वो खुल के खर्चा कर ही नहीं पा रहा है। बस वो अपनी बेसिक नीड पूरी करने में उसकी हालत खराब हो रही है। तो डिमांड आपकी गिर गई। जब भी डिमांड गिरती है तो प्रोडक्शन गिरता है, और जब भी प्रोडक्शन गिरता है, जब भी प्रोडक्शन गिरता है, तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट सब लाइक एमएसएमईज हो गया, या जो भी सप्लाई चेन है, वो सब लॉस बुक करते हैं। जिसकी वजह से जब भी प्रोडक्शन घटेगा तो हमेशा ले ऑफ होगा। ले ऑफ मतलब नौकरी से लोगों को निकालेंगे, क्योंकि जब कंपनीज लॉस बुक करेगी तो वो खर्चा कम करेगी, तो ले ऑफ होगा, तो ले ऑफ बढ़ेगा। तो जब ले ऑफ बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कितना विशियस साइकिल है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर से डिमांड और कम हो जाएगी। क्योंकि आप मान के चलो कि अगर लाखों लोगों का रोजगार चला गया, तो जो उनकी कमाई आ रही थी वो चली गई। अब जॉब ढूंढेंगे, पता नहीं कब जॉब मिले ना मिले। तो डिमांड उन्होंने अपना बजट और टाइट कर लिया, क्योंकि पहले वो हर महीने कमाते थे तो थोड़ा खुल के वो खर्चा कर लेते थे। बट अब जॉब चली गई, कैसे तो खर्चा करेंगे। तो डिमांड और गिर गई, डिमांड और गिर गई, प्रोडक्शन और गिर गया, ले ऑफ और हो गए। एंड ये पिछले 2-3 साल से निरंतर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? एक छोटी सी ब्लंडर की वजह से। और वो ब्लंडर क्या है? रिकॉर्ड हाई फ्यूल प्राइसेस। जो चीज आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुई, वो अभी कैसे हो गई? वो भी कोविड-19 के बाद। भाई कोविड-19 तो खत्म हो गया ना, कोविड-19 तो अब उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं। हम चलो ये बिल्कुल मान सकते हैं कि 2022 में कोविड-19 का आपके ऊपर प्रेशर था, आपने 6 महीने तक प्राइस बढ़ाया, आपने तो 2-3 साल तक हद ही पार कर दी। तो दिस इज ओपन एक्सप्लॉयटेशन। एंड इससे जो पहिया है, लाइक आप ये साइकिल देख रहे हो ना, ये साइकिल उल्टी दिशा में घूम रहा है। जो साइकिल सीधी दिशा में घूमना चाहिए, जो ये एरोस, ये उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। क्योंकि ये जो एरो है ये डिमांड को कम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ले ऑफ बढ़ाता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता जा रहा है। और अगर ऐसे ही ये पहिया चलता गया तो एक समय के बाद इकोनॉमी ब्रेक हो जाएगी, और हम सोचेंगे कि क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि
इसकी वजह से लाइक वेरी हाई इन्फ्लेशन हुआ है, वेरी हाई इन्फ्लेशन हुआ है, जिसकी वजह से जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है उनको बहुत गहरा झटका लगा है, एंड पॉवर्टी इन इंडिया बढ़ी है। आई कैनॉट एग्री विद द फैक्ट, जो कॉमन सेंस ये कहता है ना कि भले ही सरकार ये कह ले कि पॉवर्टी हमने घटाई है, नंबर्स ये कभी नहीं कह सकते, क्योंकि जो डेली वेज वर्कर है आज वो उतना ही पैसा कमा रहा है। कोई अगर ऑटो चला रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसको 10 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए, उसको उतना ही घंटा मिला, बल्कि खर्चे उसके बढ़ गए। तो जो भी डेली वेज वर्कर है, जो कि मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन है ना, जो डेली वेज वर्कर है, उनकी कमाई पे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, कमाई उनकी ज्यादा बढ़ी नहीं। अनफॉर्चुनेटली खर्चा उनका बढ़ गया इन्फ्लेशन की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज होमलेस हो गए हैं। लाइक पावर्टी बढ़ी है भारत। पावर्टी बढ़ने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे इनोसेंट पीपल होमलेस हो गए हैं, and that is why HPMI is a very important problem, not only in the global context, from Indian context also। अगर हम टाउन्स में जाएं, सिटीज में भी एंड टाउन्स में भी जाएं, तो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे इतने ज्यादा वो फाइनेंशियल प्रेशर फेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। दे आर गेटिंग like HPMI, like homeless they are getting, and like some of them they are developing the mental illness in that। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में आपको ये प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कराया, लाइक द प्रॉब्लम ऑफ होमलेस पर्संस विद मेंटल इलनेस। हालांकि हमको लिमिटेशंस करना था, लिमिटेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम डाइजेस्ट करेंगे। तो कुल मिला के ये जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी, ये एक समाज की प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आज के टाइम पे एक बहुत बुरा फेस ये अनुभव कर रहे हैं। एंड बिल्कुल इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक वी शुड बी ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन, एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते हम सबको एक साथ होना है। लाइक जन कल्याण की हम बात करते हैं, हम सबको हाथ मिलाना है, हम सबको मिलके इन लोगों की मदद करनी है। तो मेरा तो काम था कि मैंने तो एक अच्छा रिसर्च करके आपके सामने ये प्रॉब्लम प्रेजेंट करी। मैंने एक पूरा होलिस्टिक लाइक एक रिसर्च जो कि ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपके सामने लेके आया। अब आप अपने लेवल पे बिल्कुल इस पे अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप प्लान बनाइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप मेरी लाइक यू कैन सपोर्ट मी ऑल्सो, लाइक डिस्क्रिप्शन पे आपको यूपीआई लिंक मिलेगी, आप जरूर हमको भी सपोर्ट करिए, सो दैट हम भी अपने लेवल पे अच्छे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके इस प्रॉब्लम को और क्लोजली वॉच करें, अच्छे अच्छे सोल्यूशंस हम निकालें। क्योंकि हम वी बिलीव इन वेल रिसर्च, लाइक हम लोग अच्छी रिसर्च पे यकीन रखते हैं, क्लैरिटी पे यकीन रखते हैं, एंड एक अच्छी स्ट्रैटेजी पे यकीन रखते हैं। क्योंकि देखो मदद पहुंचाना जरूर, अभी सिंस दे आर इन नीड उनको तुरंत रिलीफ पहुंचाना इज शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। आई टोटली एग्री विद दैट। बट अगर हर कोई इंस्टेंट रिलीफ की बात करेगा, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कौन करेगा? हर कोई अगर इंस्टेंट रिलीफ पहुंचाने में बिजी हो जाएगा तो जड़ से प्रॉब्लम को उखाड़ निकालने में फिर कौन रोल प्ले करेगा? तो वो रोल हम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि विद प्रॉपर रिसर्च, विद प्रॉपर स्ट्रैटेजीज हम इस प्रॉब्लम को जड़ से निकाल सकते हैं। एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट ओनली, like with proper procedures, some good interesting models, जिसको हम सेवा मॉडल कहते हैं, सेवा मॉडल या करंट केयर मॉडल। उस पर मैं आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाऊंगा। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत अच्छे अच्छे सेवा मॉडल्स हम प्रेजेंट करेंगे फोकसिंग ऑन दिस। क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए सेवा मॉडल विल बी डिफरेंट, द केयर मॉडल विल बी डिफरेंट, बट होमलेस पर्सन विद मेंटल इलनेस की मैं बात करूं, इनके लिए सेवा मॉडल एकदम डिफरेंट होगा, बिकॉज इनकी जो दे आर इन अ वेरी टेरिबल कंडीशन, एंड दे नीड अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ केयर, दे नीड अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेवा। सो दैट इज व्हाट वी आर रिसर्चिंग ऑन, एंड हम एक बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स लेके आएंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, मिलके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। आपसे फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, नमः शिवाय।